हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है IBPS SOIT के लिए, उसका 6th पार्ट है। इस वाले वीडियो को हम लोगों ने बेसिकली पब्लिक रखा है, लेकिन नेक्स्ट वाले जो वीडियोस होंगे ये प्राइवेट रहेंगे। अच्छा, बात ये आती है कि पब्लिक और प्राइवेट वीडियोस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप प्राइवेट वीडियोज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने ये पेज ओपन किया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये सिंपल आपका इंट्रोडक्शन है। मतलब चैनल का जो पहला पेज आपको दिखेगा वो आपको ये दिखेगा। जब आप प्लेलिस्ट वाले पेज को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट वाले पेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा IBPS SOIT कोर्स 2018। इस कोर्स के अंदर फ़िलहाल एक वीडियो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो जो होंगे वो इसी कोर्स के अंदर हम इनबिल्ट करेंगे, इसी के अंदर अपलोड करेंगे, ऐड इसी के अंदर किए जाने हैं। जब इस IBPS SOIT कोर्स 2018 प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको एक यहाँ पे जैसे ये वीडियो लिखा हुआ दिख रहा है आपको प्राइवेट वीडियो। अगर आपने अगर मान लीजिए फ़ी पे कर दी है या फिर आप कोर्स के लिए एनरोल हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, जो वीडियोज़ होंगे वो आपके साथ हम प्राइवेटली शेयर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई सी भी अपनी, जैसे आपकी मान लीजिए XYZ करके एक ईमेल आईडी थी, आपने जो रजिस्टर की, ये वाली ईमेल आईडी अगर आपने हमारे साथ रजिस्टर की है तो हमने इस वाली ईमेल आईडी को आपके लिए, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाली ईमेल आईडी से अगर आप लॉगिन करते हैं तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर कोई दूसरी ईमेल आईडी आपने दी है और किसी अलग ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप इसको नहीं देख पाएंगे, एलिजिबल नहीं हैं आप इसको देखने के लिए। अगर आपने वही ईमेल आईडी दी है सेम, जिसके थ्रू आपने यूट्यूब एप्लीकेशन में या यूट्यूब डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो है एक तरीका कि आप वीडियो को देखें कैसे। तो प्राइवेट वीडियो जो हैं वो इसी लिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर हम शेयर करेंगे। अब देखो, बात ये आती है कि पेमेंट कैसे करें। तो पेमेंट के लिए हमने वीडियो जो शेयर किया था, ये वाला वीडियो जो था ये पेमेंट के लिए ही था कि पेमेंट आपको कैसे करनी है। 31 तक हमने इस ऑफ़र को रखा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के हमें मेल आए तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने सोचा कि इस ऑफ़र को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी ये ऑफ़र एक्सटेंडेड है, आप लोग चाहे तो अभी पेमेंट कर सकते हैं। कब तक इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं वो आप कंफर्म कर लीजिएगा हमें मेल करके। तो अभी तो आप ये ऑफ़र जो है ये 499 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। ओनली पेटीएम के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट की जो डिटेल है वो आपको प्राइवेट वीडियो मिल जाएगी, या अगर मान लीजिए आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म है जो हमारे प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स जो होंगी वो शेयर कर देंगे। इस वाले वीडियो की अगर हम बात करें तो पिछले जो वीडियोस थे उन वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हमने उसमें पूरा कंप्लीट कर लिया था TCP/IP लेयर स्ट्रक्चर, TCP और UDP जो था वो हमने कंफर्म कर, यानी कि पूरा का पूरा जो कंपैरिजन था वो कंपैरिजन हम लोग देख चुके हैं। उनसे रिलेटेड MCQs हम लोग देख चुके हैं। TCP और UDP जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल्स है वो है आपके TCP एंड UDP। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स के अंदर इनके हेडर्स भी होते हैं। TCP हेडर होता है, UDP हेडर होता है। डेटा ट्रांसमिशन जो है उसके लिए जनरल इनको यूज में लिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करते हैं। TCP जो होता है आपका ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP जो होता है ये कनेक्शन लेस होता है। ये हमने TCP और UDP का जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर सारा का सारा देख लिया था, सारा डिस्कशन हम यहाँ कर चुके थे। इस वाले वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वाले वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे TCP और UDP हेडर्स के बारे में। TCP और UDP हेडर्स देखने के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो MCQ, जो इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पे यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया जाएगा। अब एक चीज़ दिमाग में आती है कि सर आप खाली 5 या फिर 7 या फिर 10 MCQs ही शेयर करते हैं, बाकी इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसमें परेशान मत होइए, हम MCQs के जो वीडियोज़ होंगे वो सेपरेट भी अपलोड करेंगे। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ होंगे, MCQs जो होंगे उनसे रिलेटेड, वो वीडियोज़ की फॉर्म में हम आप तक पहुंचा देंगे। तो हम इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। TCP और UDP हेडर्स की देखो अगर हम बात करें तो इनकी जो साइज़ है वो साइज़ अलग अलग है। TCP हेडर की अगर हम बात करें तो TCP हेडर होता है आपका 20 बाइट का,
अगर यूडीपी हेडर की बात करें तो यूडीपी हेडर होता है आपका 8 बाइट का। अच्छा, इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनके जो लेयर्स हैं, मतलब जो इनका आर्किटेक्चर्स है, वो एक बार हम देख लेते हैं कि 32 बिट इसकी लेंथ है। दोनों की ही टीसीपी और यूडीपी की अगर हम बात करें तो दोनों की लेंथ ही 32 बिट होती है। दोनों के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे खाली एज ए इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, आगे इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट इसमें रहते हैं। टीसीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा, सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी इनको एक एक करके हम सारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है आपका टीसीपी हेडर। ये वाला जो पार्ट है ये रिजर्व है, ये ब्लैंक रखा गया है। उसके बाद कुछ फ्लैग्स होते हैं। ये जो फ्लैग्स हैं या फिर सिंगल बिट फ्लैग हम इनको कहें तो ये हैं, ये बेसिकली कनेक्शन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। इन सब की वैल्यूज अलग अलग है। उसके बाद आता है आपका विंडो साइज़। विंडो साइज़ होता है ये डेटा ट्रांसमिशन का जो रेगुलेशन है, जो फ्लो का रेगुलेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद चेकसम है। चेकसम जनरली आपको पता होगा, ये जब भी यूज में लिया जाता है तो या तो एरर डिटेक्शन का काम करेगा, एरर करेक्शन का काम करेगा, या एरर को फाइंड आउट करने का काम करेगा, या उन पैकेट्स को फाइंड आउट करने का काम करेगा जिनके साथ टेम्परिंग हुई है। उसके बाद है आपका अर्जेंट पॉइंटर। ये प्रायोरिटी के लिए यूज में लिया जाता है। कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका डेटा। ये तो है आपका टीसीपी वाला पार्ट। यूडीपी वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट आपका रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा, यूडीपी लेंथ, यानी कि यूडीपी का जो पैकेट है उस पैकेट की लेंथ क्या है वो वाला फील्ड है ये। उसके बाद है यूडीपी चेकसम। ध्यान दीजिएगा कि चेकसम जो है वो दोनों के अंदर होता है, टीसीपी के अंदर भी होता है और यूडीपी के अंदर भी होता है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। ये हम इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। लेआउट की अगर हम बात करें टीसीपी हेडर की, तो देखो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली बन जाते हैं, मतलब आपसे साइज पूछ लिया जाता है। तो सोर्स टीसीपी पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन टीसीपी पोर्ट नंबर, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों के दोनों आपके 2 बाइट के होते हैं। सीक्वेंस नंबर की अगर बात करें तो ये 4 बाइट का होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर की बात करें तो ये भी 4 बाइट का होता है। अच्छा देखो, ये बाइट और बिट किसी भी चीज़ में आपसे पूछा जा सकता है। टीसीपी हेडर लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 4 बिट्स का है। रिजर्व डेटा जो है वो 4 बिट का है। कंट्रोल फ्लैग जिनको हम कहते हैं 1 बिट के जो फ्लैग हैं, ये टोटल 8 बिट्स होती है। अच्छा, आप कहीं कहीं पे अगर देखेंगे तो ये आपको 6 भी मिलेगी, कहीं पे आपको 9 भी मिलेगी। स्टैंडर्ड जो हम वैल्यू लेके चल रहे हैं वो 8 बिट है रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम देखें विंडो साइज़, तो विंडो साइज़ है आपकी 2 बाइट की। टीसीपी चेकसम जो है ये है आपका 2 बाइट का। अर्जेंट पॉइंटर जो है ये है आपका 2 बाइट का। टीसीपी ऑप्शनल डेटा जो है ये हो सकता है आपका 0 से लेके 40 बाइट्स तक। तो ये जो होता है ये रेंज वेरी करती है। ऑप्शनल डेटा जो होता है इसी के अकॉर्डिंग सेट की जाती है आपकी टीसीपी हेडर की लेंथ। इसी के साथ साथ एक और बात आती है कि अगर हम बात करें टीसीपी जो पोर्ट है आपका प्लस आपका जो होस्ट है उस होस्ट का आईपी, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमको एक 48 बिट का यूनिक एड्रेस मिलता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिक एंड पॉइंट एड्रेस। अच्छा देखो, यहाँ पे इस एंड पॉइंट एड्रेस को समझने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि 5 टपल्स क्या होते हैं, या फिर उनको कहा जाता है कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो 48 बिट बनी ये है आपका कनेक्शन आइडेंटिफायर। टीसीपी पोर्ट प्लस आपका जो होस्ट आईपी एड्रेस है ये आपके डिसाइड करते हैं कनेक्शन आइडेंटिफायर को। तो यहाँ पे एक बार अगर हम देखें तो कनेक्शन आइडेंटिफायर जो है 5 टपल्स, ये जो है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो कनेक्शन आइडेंटिफायर क्या होता है, सोर्स एंड और डेस्टिनेशन एंड, ये दोनों के दोनों एंड अगर मिलके किसी कनेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सोर्स एंड भी है और डेस्टिनेशन एंड भी है, ये दोनों के दोनों एंड मिलके अगर किसी कनेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कहलाता है आपका कनेक्शन आइडेंटिफायर। इसके अंदर बेसिकली 5 इन्फॉर्मेशंस होती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहली तो इन्फॉर्मेशन है इसमें प्रोटोकॉल खुद जो कि टीसीपी है यहाँ पे। उसके बाद सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स का पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस। तो ये 5 इन्फॉर्मेशंस है यहाँ पे। क्वेश्चन देखो इस पर किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। कनेक्शन आइडेंटिफायर आपसे पूछा जा सकता है, 5 टपल आपसे पूछा जा सकता है, पार्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कनेक्शन आइडेंटिफायर की जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर यूनिक जो एंड पॉइंट एड्रेस बन रहा है वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है, तो वो है आपका टीसीपी पोर्ट और होस्ट का आईपी एड्रेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपके बेसिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेआउट के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आपका कनेक्शन आइडेंटिफायर है उसके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट, देखो सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट जो है ये पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग है। सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट की अगर हम बात करें, इट स्पेसिफाइज द नेक्स्ट इन ऑर्डर बाइट एक्सपेक्टेड, नॉट द लास्ट बाइट करंटली रिसीव्ड। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस के अंदर देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे एक पैकेट सेंड किया गया, तो पैकेट जो सेंड किया गया तो सीक्वेंस नंबर की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस नंबर होता है +1 और ये होता है हमेशा नेक्स्ट पैकेट। नेक्स्ट पैकेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैकेट रिसीव हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23 पैकेट अभी रिसीव हुआ है, तो सीक्वेंस नंबर अभी कितना होगा 24। मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है वो ये चीज़ जान ले कि अभी जो पैकेट आने वाला है वो कौन से नंबर का आएगा, 24 नंबर का आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस नंबर क्या होता है, तो वो कौन सा वाला है जो नेक्स्ट बिट है, नेक्स्ट बाइट जो है जो एक्सपेक्टेड की जा सकती है, मतलब जो +1 जो आपका पैकेट है वो वाला कहलाएगा आपका सीक्वेंस नंबर। It is a cumulative acknowledgement because it summarizes the received data with a single number। अच्छा देखो, इसको अगर हम देखें तो ये कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये समराइज कर देता है पूरा का पूरा जो रिसीव्ड डेटा है आपका, उसको सिंगल नंबर में। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो डेटा रहेगा, जो एड्रेस रहेगा, उसको ये सिंगल नंबर में आपको आइडेंटिफाई करके देगा। बोथ आर 32 बिट बिकॉज एवरी बाइट ऑफ डेटा इज नंबर्ड इन TCP स्ट्रीम। देखो, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की अगर हम बात करें, सीक्वेंस नंबर तो हम समझ गए कि सीक्वेंस नंबर क्या होता है कि जो नेक्स्ट पैकेट आने वाला होता है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो एक्नॉलेजमेंट नंबर देखो क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए आपने 1 नंबर डेटा सेंड किया, 1 नंबर डेटा जब डेस्टिनेशन को रिसीव हुआ होगा तो 1 नंबर के लिए एक डेस्टिनेशन से सोर्स पे एक रेस्पॉन्स पैकेट सेंड किया जाएगा। ये क्या बताने के लिए कि जो पैकेट सेंड किया गया था वो पैकेट हमें रिसीव हो चुका है। तो पहला वाला जो पैकेट था आपका, ये तो कहलाएगा आपका सीक्वेंस नंबर जिसके लिए फॉलो किया जा रहा है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट क्या होगा जहाँ से पैकेट आपको रिसीव हुआ है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, सीक्वेंस तो क्या कि जो नेक्स्ट पैकेट सेंड किया जाना है, और एक्नॉलेजमेंट क्या, जो पैकेट सेंड किया गया है उसकी डिलीवरी रिपोर्ट। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं आपके, ये होते हैं 32 बिट। 32 बिट होने के पीछे रीज़न क्या, क्योंकि जितने भी हैं ये नंबर्स किए जाते हैं आपके TCP स्ट्रीम के अंदर, और TCP स्ट्रीम के अंदर जो भी वैल्यू नंबरिंग की जानी है वो हमेशा कितने बिट की रहेगी आपकी, या फिर जनरली कितने बिट की रहेगी आपकी, 32 बिट की। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये आता है आपका TCP हेडर लेंथ। हेडर लेंथ की देखो अगर हम बात करें तो हेडर लेंथ के अंदर क्या है कि TCP जो है आपकी, उसकी टोटल लेंथ, साथ ही साथ जो ऑप्शंस आपने यूज़ में लिए हैं उनके अंदर जो डेटा आपने यूज में लिया है या ऑप्शनल जो डेटा आपने इनबिल्ट किया है, उसको टोटल मिला के आपके हेडर की लेंथ कितनी होती है। बेसिक लेंथ की अगर हम बात करें तो बेसिक लेंथ तो होती है आपकी 20 बाइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि TCP हेडर लेंथ जो है वो UDP के हेडर लेंथ से ज़्यादा होती है। तो TCP हेडर लेंथ बेसिक जो है आपकी वो तो है 20 बाइट। इसको अगर हम समझे, इट टेल्स हाउ मेनी 32 बिट्स आर कंटेंट इन TCP हेडर। ये चीज़ अभी जस्ट हमने देखी थी कि जो भी वर्ड्स होते हैं वो 32 बिट के होते हैं, TCP स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ 32 बिट वर्ड कितने हैं जो ये कंटेंट करके रखता है। मतलब TCP हेडर के अंदर वैल्यू क्या बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं जो 32 बिट के हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड बिकॉज ऑप्शंस फील्ड इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, सो हेडर इज 2। देखो, ऑप्शन फील्ड की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल डेटा जो होगा वो वेरी करता है, कभी कभी वो 0 भी रहेगा, कभी कभी वो मैक्सिमम भी रहेगा, या फिर हो सकता है कभी उसके अंदर डेटा रहे थोड़ा बहुत। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि TCP हेडर लेंथ जो है वो छोटी रहनी है, ज़्यादा रहनी है, कम रहनी है। मतलब वो लेंथ जो वेरी करेगी वो डायरेक्टली किसके थ्रू वेरी कर रही है, जो आपके ऑप्शनल फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप डेटा को कैरी कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे आपने ऑप्शंस को ऐड किया हुआ है, सीधी की सीधी डिपेंड किस पे कर रही है, उन फील्ड्स पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका ये TCP हेडर वाला पार्ट है, ये आपका ऑप्शनल वाला पार्ट है। इस ऑप्शनल वाले पार्ट के अंदर अगर आपका डेटा नहीं है तो इसकी लेंथ जो होगी वो कौन सी होगी, जो एक्चुअल लेंथ है। और अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई डेटा आपने इनबिल्ट किया हुआ है, कोई ऑप्शनल डेटा आपने इसमें स्टोर किया हुआ है, या इसके अंदर ये कुछ ऑप्शनल डेटा कैरी करके ले जा रहा है, तो एक्चुअल जो आपकी लेंथ है उसके साथ जो डेटा होगा उस डेटा की लेंथ भी होगी वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो TCP हेडर लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ होगी, जिसके अंदर क्या क्या होगा, TCP हेडर की एक्चुअल लेंथ, साथ ही साथ वो जो ऑप्शनल फील्ड हैं आपके उनके अंदर जो डेटा है या फिर उनकी जो लेंथ है टोटल वो, और आपकी एक्चुअल लेंथ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका विंडो साइज़। विंडो नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जनरली देखो घरों के अंदर जो विंडो होती है उस विंडो का काम क्या होता है, ताकि सफोकेशन ना हो। विंडोज़ के अंदर क्या होता है, जनरली ग्लासेस लगा के रखते हैं हम लोग, ताकि एयर का जो वेंटिलेशन है वो खुद हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकें। अगर मान लीजिए ज़्यादा हमको एयर्स चाहिए
तो हम लोग क्या करते हैं, विंडो को ओपन कर देते हैं, या फिर हमको एयर मान लीजिए नहीं चाहिए, सर्दियों के दिनों में हम लोग उसको बंद करके रखते हैं ताकि हवा अंदर ना है, धूल मिट्टी अंदर ना है। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे भी इसका लागू होता है। विंडोइंग करके एक फीचर है, तो विंडो को अगर हम देखें, यूज्ड बाय रिसीविंग होस्ट टू टेल द सेंडर हाउ मच डेटा द रिसीवर परमिट्स एट द मोमेंट। देखो यहाँ पे बेसिकली इसको रिसीवर होस्ट जो होता है वो इसको बेसिकली यूज में लेता है। किस चीज़ के लिए यूज में लेता है? सेंडर जो होता है उसको बताने के लिए कि अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कितना डेटा वो रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है। रेगुलेट हाउ मच डेटा दे सेंड टू अ रिसीवर बिफोर रिक्वायरिंग एन एक्नॉलेजमेंट इन रिटर्न। देखो टीसीपी की अगर हम बात करें तो टीसीपी के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा सेंड किया जाता है उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। अगर मान लीजिए एक पैकेट सेंड किया गया या उस पैकेट को 10 पार्ट में डिवाइड करके सेंड किया गया, तो एक पैकेट का भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो जो 10 पार्ट सेंड किए गए हैं उन 10 पार्ट का भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे विंडो साइज क्या है कि वो वाली साइज जिसके लिए टीसीपी जो सोर्स है आपका उसको वेट ना करना पड़े एक्नॉलेजमेंट जो डेस्टिनेशन की तरफ से आने वाला है उस एक्नॉलेजमेंट का। तो ये चीज़ होती है आपके डिफ़ॉल्ट विंडो साइज़। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए विंडो साइज़ का एक फ्रेम सेट कर लिया गया कि 4 बिट की या 8 बिट का डेटा सेंड किया जाना है। तो 8 बिट डेटा जब तक सेंड नहीं कर दिया जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे, तब तक कोई सा भी एक्नॉलेजमेंट उधर से सेंड नहीं किया जाएगा। तो ये रेगुलेट करने के लिए, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए जनरली यूज में लिया जाता है। और यूज कहाँ पर लिया जाता है इसको? हमेशा रिसीवर एंड पे। इफ़ द विंडो साइज बिकम टू स्मॉल, नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र विल बी अननेसेसरीली स्लो। देखो क्या होगा, अगर विंडो की साइज़ हम काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा छोटी कर देंगे, जो नेटवर्क का जो डेटा ट्रांसफ़र है, नॉर्मल सी बात है, अगर विंडो साइज़ हमने छोटा कर दिया, तो छोटा किया मतलब जैसे मान लीजिए कोई डेटा है आपके पास 1 MB का, आपने विंडो साइज़ कर दिया 5 बिट का, तो जो डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 5 बिट रिसीव हुए, 5 बिट रिसीव होते ही उधर से एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 बिट पे एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा। वाइल इफ़ द विंडो साइज बिकम टू लार्ज, द नेटवर्क लिंक can become saturated or the receiver may not be able to process incoming data quickly enough। मतलब परफॉर्मेंस जो हो जाएगी वो आपकी स्लो हो जाएगी। इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आपने मान लीजिए बहुत छोटा साइज रख दिया विंडो का तब भी प्रॉब्लम है, तब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी कि आपका नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलें कि आपने विंडो की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हुई? क्योंकि जो डेटा पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं रिसीवर पे, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो डेटा पैकेट रिसीवर हो रहे हैं, तो रिसीवर जो है उसके पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो उन रिसीव्ड डेटा को प्रोसेस कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे देखें, विंडोइंग एल्गोरिथम बिल्ट इनटू द protocol dynamically calculate size values and use the field of TCP header to coordinate changes between sender and receiver। देखो विंडोइंग के लिए कुछ एल्गोरिथम्स यूज में ली जाती है जनरली, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे मैनुअली की जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप खुद ही अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें कि कभी तो मैं चाहता हूँ 5 बिट का डेटा या कभी चाहता हूँ मैं 10 बिट का डेटा, होता तो इसमें ऐसा ही है। लेकिन एल्गोरिथम्स होती है जो डायनेमिकली चेंज होती रहती है, और ये चेंज किस बेसिस पे होती है? टीसीपी हेडर से कोऑर्डिनेट कर करके। जो आपका सेंडर और रिसीवर जो है उनके बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होगा उसके अंदर जो टीसीपी पैकेट सेंड किए जा रहे होंगे, उसके अंदर जो टीसीपी हेडर है आपका, उस टीसीपी हेडर के अंदर जो भी वेरिएशंस हो रहे होंगे उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग विंडो की जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम्स करेंगी क्या? अपनी जो साइज़ है उस साइज़ को डायनामिकली चेंज करती रहेंगी। तो ये तो पार्ट था विंडो का, इसको आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से देखो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विंडो साइज़ जो होती है वो वेरी करती है डायनामिकली। कैसे वेरी करती है? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए रिसीवर की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है तो विंडो की साइज़ जो होगी वो बढ़ा दी जाएगी, डायनामिकली चेंज कर दिया जाएगा उसको। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक नीड थी उसके अकॉर्डिंग डायनामिकली विंडोइंग जो एल्गोरिथम्स है वो अपना वर्क कंटिन्यू रखेंगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका चेकसम। चेकसम की देखो अगर हम बात करें तो चेकसम नाम से ही पता लग जाता है कि ये एरर को डिटेक्ट करने के लिए या फिर एरर रिकवरी के लिए या फिर कोई पैकेट जो है उनके अंदर टेम्परिंग हुई है उस चीज़ को चेक करने के लिए जो बेसिकली यूज में लिया जाता है। चेकसम की अगर हम बात करें, दिस फील्ड कंटेंस द चेकसम ऑफ द होल टीसीपी हेडर। मतलब टीसीपी हेडर जो होता है उसके अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सारे के सारे पार्ट का चेकसम जो होता है वो इसके अंदर कंटेन करके रखा जाता है।
इट्स a ones complement of the ones complement sum of each 16-bit word in the header। ये चीज़ तो पता ही होगा आपको कि बेसिकली ये होता क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है किस चीज़ का, वंस कॉम्प्लीमेंट के सम का। जो 16 बिट का वर्ड होता है आपका हेडर के अंदर, उसका ये बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट का सम होता है। If the header does not end on a 16-bit boundary, the additional bits are set to 0। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए TCP हेडर के अंदर चेकसम परफॉर्म किया गया और वहाँ पे जो बिट्स मिली, जो यानी कि जो सम होना है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट मिले, तो जो वैल्यू आपको मिली, मान लीजिए वो 16 बिट बाउंड्री को टच नहीं कर पाई, मतलब उसकी जो टोटल लेंथ है वो 16 बिट नहीं हुई, तो जो एडिशनल जो बिट्स होंगी उनको किया क्या जाएगा, उन वैल्यूज़ का किया क्या जाना है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उनको राइट शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा, या पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर 16 बिट नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर किया जाता है कि एडिशनल बिट जो है उन सारी की सारी बिट को 0 सेट कर दिया जाता है। While the checksum is calculated, the checksum field is set to 0। देखो जब तक कैलकुलेशन जो होगी आपकी चेकसम को डिफाइन करने की, उस टाइम तक जो आपका चेकसम का फील्ड जो होगा उसको 0 रखा जाएगा। जैसे ही कोई सी भी एरर मिलती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई सी भी यहाँ पे डिटेक्ट की जाती है अगर कोई सी भी एरर, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका चेकसम होगा उसको सेट कर दिया जाएगा, उसके अंदर वैल्यूज़ को फिल कर दिया जाएगा। The checksum also covers 96-bit pseudo header containing the destination, source address, protocol and TCP length। देखो चेकसम जो होता है ये बेसिकली करता क्या है कि TCP हेडर को तो ये कंटिन्यू चेक करता ही रहता है, साथ ही साथ ये साथ में क्या कवर करता है, डेस्टिनेशन और सोर्स के जो एड्रेस है आपके, जो प्रोटोकॉल्स यूज में लिए जा रहे हैं और जो TCP की लेंथ है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को भी आपका जो चेकसम होता है ये कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपका अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर की देखो अगर हम बात करें, नाम से ही यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे अर्जेंट मतलब यहाँ पे बात जो होने वाली है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होने वाली है। अर्जेंट यानी कि जो भी पैकेट है उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करना या उसकी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट ले लेना, इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा। तो अर्जेंट पॉइंटर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें, दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द एंड ऑफ द डेटा विच इज़ कंसिडर्ड अर्जेंट। देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर अर्जेंट पॉइंटर की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो आपका मोटिव है वो क्या है, प्रायोरिटी प्रोसेसिंग। मतलब अगर कोई सा भी डेटा प्रोसेस किया जाना है, अगर उसका अर्जेंट पॉइंटर जो है वो वाली वैल्यू हमने फिल की हुई है, तो वहाँ पे होगा क्या कि उसको पहली प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अर्जेंट पॉइंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे बात आपकी की जा रही है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और प्रोसेसिंग में क्या है, प्रायोरिटी प्रोसेसिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर देखें, इफ़ द कनेक्शन हैज़ इंपॉर्टेंट डेटा डेट शुड बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल बाय द रिसीविंग एंड, द सेंडर कैन सेट द URG होती है आपकी अर्जेंट पॉइंटर का जो फ्लैग है, अर्जेंट पॉइंटर का फ्लैग, एंड सेट द अर्जेंट पॉइंटर टू इंडिकेट वेयर अर्जेंट डेटा एंड्स। देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका जो डेटा पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, जो TCP पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, उसके अंदर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डेटा है और रिसीविंग एंड पे उसको प्रोसेस किया जाना है जल्दी से जल्दी, तो सेंडर करेगा क्या, जो पैकेट होगा आपका, उस पैकेट के साथ में, पैकेट के एंडिंग में अर्जेंट बिट्स जो होती है या फिर अर्जेंट फ्लैग जो होता है उस पैकेट के साथ में, तो उस अर्जेंट फ्लैग को 1 कर दिया जाता है या फिर हाई कर दिया जाता है। जैसे ही अर्जेंट फ्लैग को हाई किया गया तो क्या होगा कि रिसीवर पे जैसे ही वो डेटा रिसीव हुआ, वहाँ पे सबसे पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नया नेटवर्क आपका बना, उसमें राउटिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड डिटेल्स आपकी शेयर की जा रही है, तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है। या फिर अगर हम देखें कि यूजर नेम पासवर्ड वाली जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपकी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, तो जो वैल्यू पहली प्रायोरिटी पे आपकी प्रोसेस की जानी है उसके लिए बेसिकली आपका डिजाइन किया गया है अर्जेंट पॉइंटर। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके जो टोटल 8 बिट्स हैं, तो उन 8 बिट को एक एक करके हम समझ लेते हैं। 8 बिट जो है आपकी, वो 8 बिट सिंगल एक एक करके हम देखें तो पहली बिट आपकी आती है CWR की देखो अगर हम बात करें तो ये होता है आपका कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड। अच्छा देखो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए डेटा पैकेट जो है वो सेंड किए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कंजेशन कहीं अकर हो जाता है या कंजेशन की स्थिति आ जाती है, कंडीशन आ जाती है कंजेशन की, तो उसके लिए जो पैकेट्स रिटर्न में
किया जाना है सेंड, या फिर हम बोले कि जो बिट आपका जो फ्लैग है वो सेट किया जाना है, वो होगा आपका CWR, यूज्ड बाय डेटा सेंडिंग पार्ट टू इन्फॉर्म द रिसीविंग पार्ट दैट द कंजेशन विंडो हैज़ बीन रिड्यूस्ड। देखो क्या होगा, सेंडर जो होता है वहाँ से इस पैकेट को रिसीवर पे सेंड किया जाना है। कब सेंड किया जाएगा, जब रिसीवर की साइड से एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, या फिर डेटा मान लीजिए सेंड किया जा रहा है लेकिन रिसीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो सेंडिंग पार्ट जो होगा वो रिसीविंग पार्ट को इन्फॉर्म करने के लिए एक फ्लैग को सेट कर देता है, जो कंजेशन विंडो है आपकी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब कंजेशन के चांसेस जैसे होने लगते हैं तब इसका सबसे बड़ा रोल होता है। व्हेन द कंजेशन विंडो इज रिड्यूस वी सेंड लेस डेटा पर टाइम यूनिट। जैसे ही देखो इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो जो डेटा सेंड किया जाना है उस डेटा को क्या किया जाता है, लेस कर दिया जाता है। टाइम लिमिट, पर टाइम लिमिट जैसे मान लीजिए डिसाइड कर लें हम 10 मिलीसेकंड जैसे हमने डिसाइड किया, तो उस पर जो पहले डेटा सेंड किया जा रहा था उस डेटा को रिड्यूस करके अब कम डेटा सेंड किया जाना है वहाँ पे, टू बी एबल टू कॉप विद द टोटल नेटवर्क लोड। बेसिकली इसको यूज में लेने के पीछे मेन मोटिव क्या है कि नेटवर्क का जो लोड है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। ऐसा नहीं हो कि नेटवर्क लोड की वजह से जो डेटा पैकेट्स सेंड किए जा रहे थे, या जो डेटा पैकेट्स एक के बाद एक सेंड किए गए, रिसीवर उनको रिसीव कर रहा है लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहा, मतलब आपका जो नेटवर्क था वो जैम होने की कंडीशन में आ गया। तो नेटवर्क लोड को मेंटेन करके रखने के लिए बेसिकली इस वर्ड को, ये जो आपका कंजेशन विंडो रिड्यूस जो आपका फ्लैग है, इसको जनरली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका देखें तो ये है आपका ECE। ECE की अगर हम देखो बात करें, स्टैंड्स फॉर ECN इको, इसको कहा जाता है ECN इको। ECN की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं हम। ECN की देखो अगर हम बात करें तो ECN बेसिकली करता क्या है, एंड टू एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। दो जैसे मशीन्स हैं या फिर दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दो अलग अलग होस्ट हैं, उनके बीच एंड टू एंड नोटिफिकेशन ये प्रोवाइड कराएगा कि नेटवर्क जो है आपका उसमें कोई कंजेशन तो नहीं है, या फिर कोई से भी जो पैकेट्स है उन पैकेट्स को ड्रॉप किए बिना। मतलब अगर मान लीजिए आपका सोर्स है और ये है आपका डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में कंजेशन होने वाला है, तो कंजेशन जो है, नेटवर्क कंजेशन जो है वो नेटवर्क कंजेशन नहीं होने देगा। मतलब जैसे मान लीजिए कंजेशन अकर होने वाला है, या कंजेशन की कंडीशन आ चुकी है, तो ये क्या करेगा, ECN आपका एंड टू एंड नोटिफिकेशन ये आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। कोई से भी पैकेट जो होंगे उन पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा और नेटवर्क को कंजेस्टेड भी नहीं होने देगा। यहाँ पे कंजेशन भी नेटवर्क का नहीं होगा। देखो ECE की अगर हम बात करें, ECE यूज्ड बाय द TCP स्टैक ऑन द रिसीवर होस्ट टू लेट सेंडिंग होस्ट नो दैट इट इज़ रिसीव्ड एन CE पैकेट। CE जो है आपका ये है कंजेशन इको पैकेट। CE की अगर हम देखें तो CE है आपका कंजेशन इको पैकेट। बेसिकली देखो यहाँ पे इसको यूज में कहाँ पे लिए जाना है, रिसीवर होस्ट पे यूज में लिए जाना है। रिसीवर होस्ट पे किस चीज़ के लिए यूज में लिए जाना है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कोई कंजेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, या फिर आप सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करना चाहते हैं कि कोई कंजेशन अभी बीच में नहीं चल रहा है, तो उसके लिए बेसिकली इस चीज़ को यूज में लिया जाता है। अगर कंजेशन होगा तो इसको हाई कर दिया जाएगा, कंजेशन नहीं होगा, सॉरी अगर कंजेशन होगा तो इसको सेट किया जाना है, कंजेशन नहीं होगा तो रिसेट इसको किया जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये डिसाइड क्या करेगा कि आपका जो ECN नोटिफिकेशन जो है आपका जो एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन है, जो इको मैसेज है, वो टाइम टू टाइम आपका डिलीवर होता रहे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका URG। अभी जस्ट हमने देखा था कि अर्जेंट पॉइंटर वाली जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए अर्जेंट पॉइंटर के अंदर कोई डेटा बिट्स जो है उनको सेट किया गया है, तो URG जो बिट होगी आपकी उसको 1 कर दिया जाएगा। अगर इसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो होगा क्या कि वहाँ पे जो डेटा नहीं है अगर, तो अर्जेंट पॉइंटर जो होगा इसको 0 सेट कर दिया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टेल्स अस इफ़ वी शुड यूज़ द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड और नॉट। इफ़ सेट टू 0 डू नॉट यूज अर्जेंट पॉइंटर, इफ सेट टू 1 डू यूज अर्जेंट पॉइंटर। तो अर्जेंट पॉइंटर का यूज कब होना है कब नहीं होना है, उसके लिए जनरली इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट है आपका AC के सिंपल सा है, एक्नॉलेजमेंट बिट है। अगर मान लीजिए 1 है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका वैलिड है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आपका एक्नॉलेजमेंट जो है वो सही नहीं है। मतलब जो सेगमेंट है आपका उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट आपने रिसीव नहीं किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका PSH जो है ये पुश्ड डेटा के लिए यूज में लिया जाता है। द रिसीवर इज हियर बाई काइंडली रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द डेटा टू द एप्लीकेशन अपॉन अराइवल एंड डू नॉट बफर इट
until a full buffer has been received। देखो यहाँ पे किया क्या जाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो डेस्टिनेशन एंड पे क्या होगा, जब डेटा पैकेट सेंड किया जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन क्या करेगा, जब तक उसका पूरा बफर क्या होता है, जो टेम्परेरी डेटा होल्डिंग के लिए जो वहाँ पे मेमोरी यूज में ली जा रही है वो है बफर। तो जो पैकेट्स वहाँ पे रिसीव हुए वो होते हैं बफर की साइज़ के अकॉर्डिंग। जब बफर पूरा फुल हो चुका होगा तब उसको प्रोसेस किए जाना है, जब तक वो बफर फुल नहीं होगा तब तक उस पर डेटा को पुश किया जाना रहेगा। तो इसको जनरली यूज में किस लिए लिया जाता है, डेटा को पुश करने के लिए। मतलब जो रिसीवर होता है उसको रिक्वेस्ट डिलीवर करने के लिए, या फिर हम ये बोल दें कि वहाँ पे ये चेक करने के लिए कि बफर की जो वैल्यू है वो जब तक फुल नहीं हो जाती, या फिर हम ये बोलें कि पूरा का पूरा बफर जब तक रिसीव नहीं हो जाता तब तक ये बिट जो होगी इस बिट की वैल्यू को सेट करके रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका आरएसटी सिंपल सा आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्शन को रिसेट करने के लिए है। यूज टू रिसेट ए कनेक्शन दैट हैज़ बिकम कन्फ्यूज ड्यू टू ए होस्ट क्रैश और सम अदर रीज़न। जैसे मान लीजिए कि होस्ट जो है आपके अगर मान लीजिए वो क्रैश हो जाते हैं, या फिर कोई सा भी रीजन रहता है, डेटा पैकेट डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वहाँ पे आरएसटी जो बिट होती है, आरएसटी फ्लैग जो होता है उसको सेट कर दिया जाता है। किस लिए सेट किया जाता है, ताकि कनेक्शन को रिसेट किया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिजेक्ट एन इनवैलिड सेगमेंट और रिफ्यूज़ एन अटेम्प्ट टू ओपन ए कनेक्शन। देखो किया क्या जाएगा, जब लोकेशन जैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे अगर पैकेट को सेंड किया जाना है तो पहले सबसे पहले एक कनेक्शन को ओपन किया जाएगा। कनेक्शन को ओपन करने के बाद में एक रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद में डेस्टिनेशन से एक रेस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पॉन्स मिलने के बाद ये होगा कि कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद डेटा सेंडिंग के लिए जो पैकेट्स होंगे वो पैकेट सेंड किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिसेट जो होता है आपका आरएसटी फ्लैग जो है, इसको बेसिकली यूज में कब लिया जा रहा है, जब मान लीजिए आपके इनवैलिड कोई सेगमेंट रिसीव हुआ, या फिर सेगमेंट्स जो है उनको रिसीव करने के लिए, रिफ्यूज़ करने के लिए, या फिर हम बोलें कि आपके जो ओपन कनेक्शन है उसके लिए मान लीजिए किसी ने रिक्वेस्ट सेंड की ट्रांसमिशन के टाइम पे, तो उस रिक्वेस्ट को रिसेट करने के लिए या उस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए, डिनाइन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है SYN, जो होता है आपका सिंपल सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, यूज टू इस्टेब्लिश कनेक्शन। जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे देखा था, सोर्स से डेस्टिनेशन पे सबसे पहले जो पैकेट भेजा जाता है वो है आपका सिंक्रोनाइजेशन। जब कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाना है तो उसके लिए SYN जो पैकेट है उसको सेंड किया जाना है। SYN जो है ये दो तरह के पैकेट होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होता है जो कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद होता है सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, ये कनेक्शन की एक्सेप्ट होने की रिक्वेस्ट है। मतलब एक रेस्पॉन्ड हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड किया गया या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की गई, अगर उसको रेस्पॉन्ड कर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद आपका सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट एक रिसीव होता है जो कहलाता है आपका SYN AC के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका FIN जो होता है ये बेसिकली किसी भी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए या फिर कनेक्शन को रिलीज करने के लिए, कनेक्शन को एंड करने के लिए या डेटा ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है। यूज टू रिलीज ए कनेक्शन, एक कनेक्शन को रिलीज करने के लिए बेसिकली यूज में लिया जाएगा। इट स्पेसिफाइज दैट द सेंडर हैज़ नो मोर डेटा टू ट्रांसमिट। जैसे सोर्स था, सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड किया जा रहा है, जब यहाँ से पूरा का पूरा डेटा डेस्टिनेशन पे सेंड हो चुका होगा तब इस बिट को सेट कर दिया जाता है कि अब कोई सा भी डेटा सेंडर के पास में नहीं बचा है जो उसको डेस्टिनेशन को सेंड करना है। तो FIN बिट को जब भी सेट करके सेंड किया जाएगा डेस्टिनेशन पे, तो कनेक्शन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ रखा था उस कनेक्शन को किया क्या जाएगा, अब रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब जो सोर्स से डेस्टिनेशन का जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट था वो ट्रांसमिशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो ट्रांसमिशन था वो टर्मिनेट किया जा सकता है। जो डेटा रिसीव करना था रिसीवर को वो डेटा रिसीव हो चुका है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका UDP हेडर। इसके पहले जो हमने पूरा देखा ये था आपकी बात TCP हेडर के बारे में। अब हम देख लेते हैं UDP हेडर। देखो UDP हेडर की अगर हम बात करें तो UDP हेडर की जो साइज़ होती है आपकी ये होती है सिर्फ 8 बाइट की। TCP हेडर की जो साइज़ होती है आपकी ये होती है 20 बाइट की। TCP की अगर हम बात करें तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। UDP की अगर हम बात करें तो कनेक्शन लेस होता है। सोर्स पोर्ट नंबर की अगर हम बात करें तो ये होता है 2 बाइट का। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की अगर हम बात करें तो ये भी होता है 2 बाइट का। लेंथ ऑफ डेटा ये होता है 2 बाइट का। लेंथ ऑफ डेटा क्या, जो डेटा यहाँ पे आप लोग बेसिकली इस पैकेट के साथ में कैरी करने वाले हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट साइज़ तो रहेगी। उसके अलावा मान लीजिए आपने कुछ इसमें अलग से पैकेट्स ऐड किए तो वो वाले पैकेट्स की जो लेंथ होगी मैक्सिमम लेंथ वो भी इसके अंदर ऐड की जाएगी। UDP चेकसम जो होता है ये भी 2 बाइट का। देखो चेकसम जो है ये आपका UDP के अंदर भी है और ये आपका कहाँ पे भी था, TCP के अंदर भी।
बेसिकली ये करता क्या है, डिटेक्ट करता है, किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, जो आपके पैकेट्स हैं उन पैकेट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर करप्ट पैकेट तो नहीं है, या फिर उनके साथ कोई टैंपरिंग तो नहीं है, या कोई टेम्पर्ड डेटा तो रिसीव नहीं हुआ है। इसकी देखो हम इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जो साइज़ है ये होती है 8 बाइट की, टोटल 32 बिट इसकी लेंथ होती है। सोर्स पोर्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट है, यूडीपी की लेंथ है पैकेट हेडर की, और यूडीपी चेकसम है। तो इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली 4 ही पार्ट है। अच्छा, इसको समझने के पहले सबसे पहले ये चीज़ हम देख लें जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो हमारे माइंड में आती है कि यूडीपी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें, इट डज नॉट डू फ्लो कंट्रोल। डेटा फ्लो कितना होना है, कब होना है, इसको ये कंट्रोल करता ही नहीं है। टीसीपी के अंदर अभी हमने जस्ट देखा था, वहाँ पे विंडोइंग वाला फीचर था, तो यहाँ पे कोई सा भी फीचर नहीं है जो विंडो वाला फीचर यहाँ पे प्रोवाइड कराए। तो इसके अंदर कोई विंडो वाला फीचर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, डज नॉट प्रोवाइड कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंजेशन कंट्रोल का फीचर हमारे पास में था, हमारे पास में वैल्यूज अवेलेबल थी कि हम फ्लैग को सेट कर सकते थे, कंजेशन वैल्यू, या फिर हम देखें कि हमारे पास में ECN पैकेट था वहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग दो डिवाइसेस के बीच में विदाउट कंजेशन जो पैकेट्स थे उन पैकेट्स की डिटेल हम लोग चेक कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कंजेशन को कंट्रोल कर पाएँ। अगर मान लीजिए डेटा पैकेट सेंड किए जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो क्या कि फ़्लो कंट्रोल का कोई सा फीचर नहीं है, तो डेटा का जो फ्लो है वो कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, कैसा जा रहा है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई सी भी चीज़ चेक नहीं की जानी है। अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा डेटा फ्लो कर दिया गया है तो नॉर्मल सी बात है कि कंजेशन होगा, और इसके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, डज नॉट प्रोवाइड रीट्रांसमिशन अपॉन रिसीव्ड ऑफ बैड सेगमेंट। अगर मान लीजिए कोई पैकेट जो था वो पैकेट डिस्कार्ड हो गया, या कोई पैकेट के अंदर एरर इसको मिल चुका है, चेकसम करेगा क्या कि पैकेट को चेक तो करेगा, एरर्स को चेक करेगा, एरर्स मिल जाएंगे तो होगा क्या, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, लेकिन आगे रिक्वेस्ट ये सेंड नहीं की जाएगी कि इसको रिट्रांसमिट करो। बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो यूडीपी नहीं कर सकता। अब देखते हैं यूडीपी के सिंगल पार्ट। सबसे पहले देखें यूडीपी की लेंथ। यूडीपी लेंथ की अगर हम बात करें, दिस फील्ड इंक्लूड कंबाइंड यूडीपी हेडर इन्फॉर्मेशन एंड पेलोड डेटा। यूडीपी का जो हेडर होगा उस हेडर की पूरी लेंथ, साथ ही साथ जो पेलोड डेटा होगा उस पेलोड डेटा की लेंथ, टोटल लेंथ जो होगी वो रखी जाती है आपकी यूडीपी फील्ड के अंदर। द मिनिमम लेंथ इज 8 बाइट टू कवर द हेडर। इस पे देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम लेंथ कितनी होगी, वो 8 बाइट होगी। मैक्सिमम लेंथ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है आपकी 65515 बाइट्स, विच इज़ लोअर देन द लार्जेस्ट नंबर दैट विल फिट इन 16 बिट्स बिकॉज ऑफ द साइज लिमिट ऑफ IP पैकेट्स। देखो बेसिकली क्या, इसकी जो साइज है वो तो कितनी है आपकी 16 बिट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी वो है आपकी 65,515 बाइट्स। तो ये जो है, ये वैल्यू जो है, ये आपकी जो लोअर वैल्यू है, विच इज़ द लोअर देन द लार्जेस्ट नंबर, जो आपका मैक्सिमम नंबर हो सकता है उससे लोअर ये वैल्यू है, जो कि फिट हो सकती है आपकी 16 बिट के अंदर। 16 बिट में फिट होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जो यूडीपी लेंथ जो थी, इसकी जो विड्थ है टोटल, या हम बोलें इसकी लेंथ है, ये कितनी है आपकी 16 बिट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कि लिमिट जो होती है IP पैकेट्स की, उसकी वजह से यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है 65,515। यूडीपी लेंथ के अलावा इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि 3 पार्ट और थे। आपका सोर्स पोर्ट नंबर था, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, और साथ में था आपका चेकसम। तो चेकसम की बात हम लोग कर चुके हैं कि चेकसम जो होगा वो चेकसम करेगा क्या कि पैकेट के अंदर ये तो देख सकता है कि पैकेट जो है वो टेम्पर्ड है या फिर पैकेट जो है वो करप्टेड है, लेकिन उसके रीट्रांसमिशन के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता, ना ही एरर की रिकवरी की जा सकती है, ना ही एरर को फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे देखो होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई पैकेट रिसीव हुआ जिसके अंदर एरर है, उस पैकेट को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की अगर हम बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है ये 16 बिट की लेंथ होगी, और इसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर रहेंगे। तो ये बेसिकली आपके 4 पार्ट हैं यूडीपी हेडर के अंदर। और यूडीपी हेडर की अगर हम बात करें तो ये वो वाले डेटा पैकेट्स को कैरी करता है जो आपके कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, मतलब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है आपका यूडीपी। तो बेसिकली जो डेटा पैकेट कैरी करेगा वो भी आपके कौन से होंगे, कनेक्शन लेस होंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिए कि टीसीपी हेडर आपका क्या है, उसके अंदर पार्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या जो पार्ट है उनकी वर्किंग क्या क्या है। उसके अलावा हमने देखा यूडीपी हेडर के अंदर जो पार्ट है वो हमने देख लिए।
तीन पार्ट जो है सोर्स, डेस्टिनेशन और चेकसम, यहाँ पे ये सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं। यूडीपी लेंथ के अंदर कुछ पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसमें देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चेकसम जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यूडीपी के अंदर चेकसम का काम सिर्फ पैकेट को डिस्कार्ड करने का रहेगा, ना तो एरर रिकवरी करेगा, ना ही एरर का डिटेक्शन ये अच्छे से कर पाता है। साथ ही साथ अगर टीसीपी की बात करें तो टीसीपी के अंदर फ्लो कंट्रोल भी होगा, एरर डिटेक्शन भी होगा, एरर कनेक्शन भी होगा, एरर अगर पैकेट में मिलता है डेटा पैकेट का रिट्रांसमिशन भी होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बात आती है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फ्लैग बिट इज सेट टू रिलीज द कनेक्शन। किसी भी कनेक्शन को रिलीज करने के लिए कौन सी फ्लैग बिट सेट की जाती है। जैसे मान लीजिए ये सोर्स है, ये है आपका डेस्टिनेशन, इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश है, डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यूस मोड में चल रहा है। अगर मान लीजिए ये ट्रांसमिशन हो चुका है आपका कंप्लीट, तो कंप्लीट ट्रांसमिशन होने के बाद में सोर्स से डेस्टिनेशन का जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन को रिलीज किया जाना है। तो रिलीज करने के लिए कौन सी जो बिट है वो सेट की जानी है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, आरएसटी की अगर हम बात करें तो ये तो रिसेट करने के लिए कनेक्शन को यूज में लिया जाता है। यूआरजी की अगर हम बात करें तो अर्जेंट पॉइंटर को सेट करने के लिए जाता है। पीएसएच की अगर हम बात करें तो ये डेटा को पुश करने के लिए, मतलब बफर साइज जो है वो पूरी की पूरी फुल बफर रिसीव हो, उसके लिए पीएसएच को यूज में लिया जाता है। एफआईएन जो है ये होता है कनेक्शन को रिलीज करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आता है डी। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। देखो क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जनरली रहते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं रहते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक जो आपकी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यूडीपी इज नॉट एबल टू परफॉर्म विच फंक्शन। ये देखो जब अभी जस्ट हमने देखा था कि यूडीपी कौन सी चीज़ें नहीं कर पाता है। एरर डिटेक्शन की अगर हम बात करें, यूडीपी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। रिकवरी ऑफ टेम्पर्ड पैकेट नहीं कर सकता है। पैकेट जो है, मान लीजिए आपका पैकेट जो था उसके अंदर कुछ एरर मिले या फिर पैकेट की टेम्परिंग कर दी गई, तो उस पैकेट को रिकवर नहीं कर सकता। रिट्रांसमिशन ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट ये भी नहीं कर सकता। अब देखो आंसर आपका क्या निकल के आता है, बी एंड सी ओनली नहीं होगा, ए बी एंड सी हाँ ये आंसर होगा। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ कनेक्शन आइडेंटिफायर। कनेक्शन आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी 5 टपल की। 5 टपल के अंदर आपकी 5 इंफॉर्मेशन थी बेसिकली। और कनेक्शन आइडेंटिफायर क्या था आपका, सोर्स एंड और डेस्टिनेशन एंड जो है उनके दोनों के कनेक्शन को जो आइडेंटिफाई करता है वो कहलाता है आपका कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो देखो इसके अंदर सोर्स का आईपी होता है, सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन का आईपी होता है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होता है, और साथ ही साथ होता है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जनरली यहाँ पे कौन सा यूज में लिया जाता है, टीसीपी। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है आपका, टीसीपी से रिलेटेड है। तो सीक्वेंस नंबर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे नहीं होता। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूडीपी और यूडीपी हेडर। यूडीपी और यूडीपी हेडर का पार्ट कौन कौन सा नहीं है। यूडीपी हेडर अभी हमने जस्ट देखा था, उसके अंदर बेसिकली आपके 4 ही पार्ट होते हैं। पहला वाला पार्ट अगर हम देखें तो सोर्स वाला पार्ट होता है। दूसरा वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये होता है डेस्टिनेशन वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट जो होता है आपका ये होता है लेंथ वाला पार्ट। फोर्थ वाला जो पार्ट होता है आपका ये होता है आपका चेकसम वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं, सीक्वेंस नंबर होता है क्या, नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट फील्ड होता है क्या, नहीं होता। विंडोइंग का फीचर होता है क्या, नहीं होता। सिंक्रोनाइजेशन बिट होती है क्या, ये भी नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आया, नन। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। देखो क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि पूछा क्या गया है, फिर आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वैल्यूज आर कॉमन इन टीसीपी एंड यूडीपी हेडर। टीसीपी और यूडीपी हेडर की अगर हम बात करें तो कौन सी वैल्यूज कॉमन होती है। तो देखें यहाँ पे एक सोर्स पोर्ट है, ये आपका कॉमन होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये आपका कॉमन होता है। चेकसम है, ये आपका कॉमन होता है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है ये आपकी कॉमन होती है। तो आपका आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे, ए बी एंड सी तीनों की तीनों जो वैल्यूज है ये आपकी कॉमन रहेगी। टीसीपी हेडर के अंदर भी रहेगी और यूडीपी हेडर के अंदर भी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच फ्लैग इज यूज टू इन्फॉर्म द रिसीवर अबाउट द कंजेशन करंट स्टेटस। देखो यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि जैसे मान लीजिए सोर्स है आपके पास में और डेस्टिनेशन है, इन दोनों के अंदर डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है। तो कंजेशन का करंट स्टेटस क्या है उस चीज़ को बताने के लिए कौन सा फ्लैग जो होता है उसको सेट किया जाना है। देखो कंजेशन का करंट स्टेटस बताने के लिए ECN जो आपकी एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन है वो बेसिकली डेटा शेयर करता रहता है दोनों एंड्स के बीच में। कंजेशन जो है उसको अकर किए बिना, जो आपके पैकेट्स हैं उन पैकेट्स को ड्रॉप किए बिना ये जो होता है ये नोटिफिकेशन आपस में सेंड करता रहता है। और ये किस में यूज में लिया जाता है, ECN इको पैकेट्स जो होते हैं आपके वो बेसिकली यूज में लिए जाते हैं। और ये यूज में कहाँ लिए जाते हैं, आपके CWR में। तो इसका आंसर क्या निकल के आया आपका, CWR।
URG की अगर हम बात करें तो ये अर्जेंट पॉइंटर के लिए है, ये रिसेट को करने के लिए है कनेक्शन को, ये सिंक्रोनाइजेशन मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए है, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए है मतलब कनेक्शन का जो रेस्पॉन्ड हमको मिलता है उसके लिए। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है, इसका आंसर हम देखें तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस अलाउज एंड टू एंड नोटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क कंजेशन विदाउट ड्रॉपिंग पैकेट्स। ये देखो अभी जस्ट हमने देखा था, ECN की अभी जस्ट हमने बात की थी। ये करता क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बिना कोई पैकेट ड्रॉप किए एंड टू एंड नोटिफिकेशन कंजेशन से रिलेटेड नेटवर्क कंजेशन का जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड कराता रहता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आता है, आपका ECN। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व बिट ऑप्शंस आर यूज्ड इन TCP हेडर विद व्हाट इज द यूज ऑफ इट। देखो हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की, ये वाला जो पार्ट था ये हम मिस कर गए। TCP हेडर की अगर हम बात करें तो TCP हेडर के अंदर एक पार्ट था, तो TCP हेडर के अंदर जो पार्ट था रिजर्व डेटा फील्ड वाला पार्ट, जो बेसिकली इसकी लेंथ जो है वो है 4 बिट। देखो बेसिकली इसको यूज में कहाँ लिया जाता है, ये जो पार्ट था ये था आपका लेंथ वाले पार्ट के साथ में कनेक्टेड। लेंथ कौन सी, TCP हेडर की लेंथ। ये जो TCP हेडर की लेंथ जो है इसको जनरली डेटा ऑफसेट भी कहा जाता है, इसको समझ लीजिएगा, इसको डेटा ऑफसेट भी कहा जाता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है आपकी, इस लेंथ को नॉर्मलाइज करने के लिए या फिर हम ये बोलें कि इसको 4 के मल्टीपल में अलाइन करने के लिए बेसिकली इन बिट्स को यूज में लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो अलाइन रहे। तो अगर मान लीजिए अलाइन नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ बिट आपको यहाँ से यूज में लेनी है तो आप उन बिट्स को यूज में ले सकते हैं। मतलब टोटल हेडर साइज जो है उसको 4 के मल्टीपल में अलाइन करने के लिए रिजर्व डेटा फील्ड जो है उनको यूज में लिया जाता है। रिजर्व डेटा फील्ड जो होती है ये हमेशा 0 होती है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। देखो इसको जनरली यूज में कहाँ पे लिए जाना है, साथ ही साथ इसका एक यूज और होता है, कंप्यूटर की जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है उस एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए बेसिकली इसको जनरली अलाइन करते रहना पड़ता है। किस चीज़ को, आपकी जो हेडर की लेंथ है। और साथ ही साथ यही इसका रीज़न है कि आपके जो रिजर्व बिट्स हैं उन रिजर्व बिट्स के साथ में रिजर्व बिट्स को कंप्यूटर की जो डेटा प्रोसेसिंग है उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए यूज में लिए जाना है। साथ ही साथ अलाइनमेंट के लिए यूज में ले जाना है। किस चीज़ का, हेडर साइज़ का। क्यों अलाइनमेंट करना, 4 के मल्टीपल की केस में। और ये जो है ये फिक्स रखी जानी है। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर इसमें कोई फर्दर अपडेट्स कर दिए जाए, कुछ नई बिट इसके अंदर ऐड कर दी जाए, कुछ फ्लैग्स इसके अंदर सेट कर दिए जाए, तो इसको बेसिकली ब्लैंक रखा गया है। तो आपसे देखो क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है, रिजर्व बिट ऑप्शंस आर यूज्ड इन TCP हेडर, व्हाट इज द यूज ऑफ इट टू अलाइन द TCP हेडर लेंथ। ये भी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये इसका आंसर निकल के आता है। फॉर एनी फर्दर अपडेशन इन फ्यूचर नीड, ये भी इसका आंसर है। टू मेंटेनिंग द डेटा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, देखो ये भी इसका आंसर है। तो तीनों के तीनों इसके आंसर्स निकल के आते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपके रह जाता है इससे रिलेटेड आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर तो क्या निकल के आया आपका ई। तो यहाँ तक हमने टोटल 8 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए थे। ये वाला जो वीडियो था, ये वाला पब्लिक वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी कैटेगरी का अभी तक तो लास्ट वीडियो है। इसके बाद से जो वीडियोज़ आएंगे वो प्राइवेट रहेंगे और वो खाली उन्हीं के लिए रहेंगे जिस कोर्स को परचेज़ कर लेते हैं। अगर आपने कोर्स अभी तक परचेज़ नहीं किया और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हम जो लिंक होगा उस लिंक को नीचे प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को फिल कर सकते हैं। पेमेंट का जो मेथड होगा वो आपको ईमेल ID के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल ID के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा फेसबुक पेज है उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। कोई अगर सजेशन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।